और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिस पर ढेरों सवाल उठाए गए, ढेरों आरोप लगाए गए। अतीक के बेटे की मौत का सच सामने आ गया है। बहुत से लोग इसे हत्या और साजिश से जोड़ रहे थे। पहली बार अतीक के बेटे की गाड़ी का वीडियो सामने आया है जिसमें क्रेटा गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए और ऊपर उछलते हुए दिख रही है। इसी गाड़ी में अतीक का बेटा अबान सवार था। यह हादसे की रियल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जिस तरफ अबान बैठा था लेफ्ट साइड में, वो पूरी तरह तबाह हो गया है। वो हिस्सा इस हादसे से अंदाजा आप लगा सकते हैं। उनकी जुबानें सिल जाएंगी जो अब तक अलग अलग दावे कर रहे थे और अब तक आरोप लगा रहे थे। गाड़ी का हाल देखिए जरा। टकराने के बाद डिवाइडर से गाड़ी का हश्र क्या हुआ। अब आपको दिखाऊं पूरा हादसा हुआ कैसे। आगे गाड़ी जा रही है, पीछे वाली गाड़ी में रिकॉर्डिंग हो रही है कि आगे गाड़ी चल रही है। गाड़ी देखिए आगे ओवरटेक करती है गाड़ी को, ध्यान से देखिएगा। रहने वाला उठाने जा रहा है, कोई मना तो नहीं करता, बच्चों का काम जिस वक्त आप देख रहे हैं गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। अंदाजा लगाइए 120 130 की रफ्तार होगी गाड़ी की। तेज रफ्तार गाड़ी है और देखिए ये ओवरटेक करते ही जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है और अचानक पता नहीं क्या होता है, गाड़ी देखिए उल्टी तरफ जाती है और वहीं डिवाइडर शुरू होता है जहां सीधी टक्कर। और देखिए दूर तक पहिया उड़कर गिरता है। और ठीक हादसे के बाद की तस्वीर है। चारों तरफ आप तबाही देख रहे हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, स्थानीय लोगों की भीड़ देख रहे हैं और खुद अतीक के बेटे अबान का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे की तस्वीर आने के बाद भी इसे साजिश और षड्यंत्र से जोड़ा जा रहा था कि अतीक को कोई मार गया, असद का एनकाउंटर हुआ। अबान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। अतीक के बेटे की मौत साजिश से हुई या हादसे से। अतीक के बेटे की कार हादसे की दहलाने वाली तस्वीर सामने आई तो साजिश वाला सवाल और उस पर बवाल शुरू हो गया। पिछले एक हफ्ते से यूपी की सियासत में सवाल लगातार तैर रहा है। अखिलेश के नेता अतीक के बहाने योगी को घेर रहे हैं। आप जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए। एक तरफ सेकंड्स में अबान की कार के डिवाइडर से टकराने की तस्वीरें सामने आई तो दूसरी तरफ अतीक के नाम पर यूपी में सियासी मरहम का खेल शुरू हो गया, जिसमें ओवैसी अखिलेश को खुली चुनौती दे रहे हैं और 27 के चुनाव में सपा की टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए जरा इस हादसे के बाद सवाल क्या उठ रहे हैं। अभी भी यकीन नहीं है सियासतदानों को। क्या कह रहे हैं देखिए, ये तस्वीर आपके साथ चल रही है। राम गोपाल यादव ने आज कहा योगी की पुलिस पहले भी अतीक के बेटे को मार चुकी है, इसलिए अतीक के बेटे अबान की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। झांसी के लोग भी कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं हत्या है। वो शक जता रहे हैं कि अतीक के बेटे को मारा गया है। क्या इस परिवार को पूरी तरह खत्म करने का कोई गुप्त प्लान है? इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा जब भी किसी माफिया या अपराधी को चोट पहुंचती है तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। सपा ने अपने शासनकाल में माफिया को पाला पोसा है, जबकि योगी सरकार में अपराधियों पर कानून का डंडा चल रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने कहा जैसे अतीक के बेटे की मौत हुई उस पर शक तो हो ही रहा है,
पर जो दिन के उजाले और पुलिस कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, वो लोग क्या और कैसे इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे? इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब कोर्ट का ही रास्ता है। इस पर नंद किशोर गुर्जर बीजेपी नेता कह रहे हैं, गाड़ी डिवाइडर से टकराई और अतीक के बेटे की मौत हो गई। इस दुनिया में कोई शख्स या उसका परिवार जो काम करता है, उन्हें कभी ना कभी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। रविदास मेहरोत्रा सपा नेता ने कहा था, अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, इसलिए उनके बेटे की दुर्घटना में मौत पर संदेह पैदा हो रहा है। जांच होनी चाहिए, कहीं साजिश के तहत तो मौत नहीं हुई है। पूजा पाल विधायक बीजेपी से हैं। उन्होंने कहा, किसी की मौत पर टिप्पणी या सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अतीक के पापों की सजा उनका परिवार भुगत रहा है। सुनिए इन सियासतदानों को जो सवाल उठाते रहे हैं इस हादसे पर भी। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। एक लड़का जो बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए, ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। अरे यार, ये कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? अरे यार, ये कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी, लेकिन आप देखिए हादसे के बाद गाड़ी का हाल क्या था। गाड़ी का हाल ऐसा था, तस्वीर देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि बचना किसी का भी आसान था। तस्वीर देखिए, गाड़ी जिस तरफ अबान बैठा था उसके परखच्चे उड़ गए। देखने वालों ने देखा बीच सड़क एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद गाड़ी में जिस तरफ अबान बैठा था, बताया गया जो सीट थी और आगे डैशबोर्ड चिपक गए थे आपस में। अबान उसके बीच में फंस गया था। वहां जो चश्मदीद है वो बताते हैं कि अबान को जब निकाला गया तो मुंह में खून भरा था, शरीर के अंदर के बहुत से अंग फट गए थे। अब सवाल उठाने वालों के लिए खास तौर पर वो ये तस्वीर जरूर देखें और देखें कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, डिवाइडर से कैसे कार टकराई और कैसे उसके परखच्चे उड़ गए। उस हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें पहली बार सामने आई। अबान जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। वो झांसी से बस 70 किलोमीटर दूर था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर अतीक के बेटे की कार आगे चल रही थी, गाड़ी को ओवरटेक करती है। यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, यानी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगले ही पल कार का मुख्य सड़क से नीचे उतरने लगती है गाड़ी, और तेज रफ्तार कार कुछ सेकंड तक इसी तरह आगे बढ़ती है, और जब तक कोई कुछ समझ पाता, आगे एक डिवाइडर से टकरा जाती है। सड़क के बाईं ओर डिवाइडर जहां से शुरू होता है वहीं कार टकराई है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए डिवाइडर से टकराते ही करीब 5-6 फीट ऊपर हवा में उछली है गाड़ी, और जब सड़क पर गिरी तो वो हिस्सा सबसे ज्यादा चकनाचूर हुआ। कार में जिस तरह अतीक का बेटा अबान बैठा हुआ था, जिस तरफ बताया गया कि इस हादसे में अबान समेत 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन अतीक के बेटे की कार अचानक डिवाइडर से टकराई कैसे?
सवाल ये, क्या कार चला रहे अबान के दोस्त को नींद की झपकी आ गई थी? क्या अबान का दोस्त जैद नशे की हालत में कार चला रहा था? क्या सड़क की हालत ऐसी थी कि ओवरटेक करते ही बैलेंस बिगड़ा? पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और ऐसे सवालों के जवाब खंगाल रही है। जिस हादसे पर कुछ सियासतदान साजिश के सवाल उठा रहे हैं, उस हादसे की ये तस्वीरें पीछे चल रही कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुई और यही वीडियो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हो रहा है। अतीक का बेटा कार में सवार था। अबान जिस क्रेटा कार में बैठा हुआ था वो मोहम्मद जैद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैद अतीक के रिश्तेदार का बेटा है, अक्सर अबान के साथ ही रहता है। पिछले 4 साल में गाड़ी के 16 चालान हुए, जिनमें 6 ओवर स्पीडिंग के हैं, यानी तेज रफ्तार के। मतलब जैद अक्सर ओवर स्पीड गाड़ी चलाता था। 8 चालान बचे भी थे। और क्या जैद की गलती ही अतीक के बेटे की जान पर भारी पड़ गई? हमारे सहयोगी उस जगह पर पहुंचे जहां अतीक के बेटे अबान की क्रेटा गाड़ी टकराई है, जाकर डिवाइडर से टकराई है। उस डिवाइडर पर पहुंचे हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये इलाका, ये हिस्सा है जहां गाड़ी नीचे उतरी और यहां से गाड़ी अनियंत्रित तेज गति से, चूंकि गाड़ी चल रही थी, यहां से अनियंत्रित हुई गाड़ी और जाकर के सीधे इतनी तेज गति में थी कि वो सीधा जाकर के, ये सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है जिसमें जाकर के ये टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, हवा में उछली गाड़ी और विपरीत दिशा में घूम करके खड़ी हो गई। अभी भी उस गाड़ी के, आज 6 अगस्त के बाद, आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद भी ये देखिए उसके अवशेष, गाड़ी के जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसके पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। गाड़ी वहां से आ रही थी, लगभग काफी ओवर स्पीड गाड़ी थी, 100 से ऊपर गाड़ी होगी लगभग मेरे हिसाब से। तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झट हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग वहां भाग के आए, गांव वाले और लोग आए, जे लोग, सभी लोग इकट्ठे आए, राड लगे, गेट को खोला, तोड़ा, उसमें 2 लोग फंसे हुए थे, सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए मौत भेजा गया। अब देखिए जरा, अतीक के बेटे की मौत हो गई। अतीक के जो बड़े बेटे हैं उमर और अली अबान के जनाजे में आए। सियासतदानों को यहां भी नजर आ रहा था कौन अतीक के साथ खड़ा होता दिखेगा। जो खड़ा होता दिखेगा उसे 27 के चुनाव में फायदा होगा। इसलिए देखिए, खबर मिली कि अली और उमर जब पहुंचे थे अबान के जनाजे में, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और मुलाकात भी हुई और सपा पर अटैक भी किया उन्होंने। क्योंकि अतीक के बेटे उमर, ऐसा कहा जाता है कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है शौकत, ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष। शौकत पहुंचे थे जनाजे में और शौकत ने मुलाकात की उमर से। अब देखिए, मुलाकात तो हुई, हर मुलाकात के मायने होते हैं। एक तो संवेदना प्रकट करने गए, दूसरा सियासतदान हर चीज को सियासत के नजर से भी देखते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। हुआ ये आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे अली, उमर और उधर शौकत बैठे। अतीक के बेटे की मौत पर सियासी मातम और मरहम शुरू हुआ। अबान की मौत पर सबसे ज्यादा सवाल तो अखिलेश की सपा ने उठाए, लेकिन इसे लेकर ओवैसी की पार्टी एमआईएम सियासत में पीछे नहीं। अतीक के बेटे के जनाजे में ओवैसी के खास नेता भी पहुंचे थे। यूपी एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस सपा पर सवाल उठाए। कहा, जो लोग अतीक भाई के नाम से शेर पढ़कर नेता बने हैं, वो कांग्रेस के वो सांसद भी अतीक के बेटे के जनाजे में नहीं आए। जिस सपा से अतीक सांसद थे उसका भी कोई नेता क्यों नहीं आया? अबान के जनाजे में शामिल हुए शौकत अली ने और उमर से मुलाकात की और पुलिस के घेरे में शौकत एक मस्जिद में अतीक के दोनों बेटों से मिले। खबर है कि दोनों भाइयों ने शौकत के जरिए ओवैसी को पैगाम भेजा था। अली और उमर ने कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। जानकार मानते हैं कि अतीक के बेटे के बहाने ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी ने 2027 में यूपी में 200 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खुद शौकत अली बहराइच के मटेरा से चुनावी मैदान में, इसलिए मुसलमानों को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते।
फिर अतीक के परिवार का ओवैसी से पुराना कनेक्शन भी है। 2022 के चुनाव से पहले शाइस्ता और उमर एमआईएम में शामिल हुए थे। बाद में शाइस्ता बीएसपी के साथ हो गई और उमर एमआईएम के सदस्य बने रहे थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं शौकत अली को, सुनिए क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमसर्फ उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। दो भाई जेल के अंदर, उनके हाथों में हथकड़ी जब आए तो मैं देखा, जब मुझसे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे जबान से एक ही अल्फाज निकला, बेटा हिम्मत मत हारना, अल्लाह बहुत बड़ा है जो इस जमीन और आसमान का मालिक है। अली ने, उमर ने, दोनों ने कहा कि चचा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो बड़ा दिलचस्प ये है कि शौकत अली पहुंचे थे, यानी ओवैसी के नेता पहुंचे थे अतीक के बेटे से मिलने, और उनको सुना आपने, वो इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल आजम खान से मिलने पहुंचे थे। आजम खान जो जेल में हैं, इसीलिए विरोधी कह रहे हैं क्या 2027 की तैयारी शुरू हो गई। हटो भैया भैया। हटो भैया भैया। हटो भैया भैया। अब देखिए शिवपाल पहुंचे, उसके बाद आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल यादव बाहर आए तो लोगों ने सवाल भी पूछा कि किस हाल में आजम खान और क्यों गए थे मिलने के लिए। दादा यार एक मिनट, दादा अरे साइड हो जाओ। अरे एक मिनट साइड तो करना, धक्का काहे क्यों दे रहे हो? कोई तकलीफ जेल में उन्होंने बताई? देखिए तकलीफ में तो बहुत तकलीफ है। इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पे लिटाया जा रहा, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। अब देखिए क्या खत्म होगा आजम खान और अखिलेश के बीच जो एक कोल्ड वॉर कहा जाता है, वो उसकी कोशिश कर रहे थे शिवपाल यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। शिवपाल बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे रामपुर जेल पहुंचे थे। उन्होंने जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात की। शिवपाल और आजम की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। शिवपाल यादव रामपुर जेल से आजम खान के घर पहुंचे और आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब से मुलाकात की उन्होंने। इसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 2027 के लिए माहौल गर्म है। आजम खान के समर्थक सपा से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आजम विरोधियों की सपा में एंट्री हो रही है। दरअसल आजम और सपा सांसद मोहिबुल्लाह गुट में तनाव चल रहा है। आजम खान की नाराजगी के बावजूद अपना दल के कुछ नेताओं को मोहिबुल्लाह नदवी ने डिंपल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया। आपको बताऊं कि आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिबुल्लाह चुनाव लड़े रामपुर से, और इसी तनाव को कम करने के लिए शायद शिवपाल रामपुर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अखिलेश ने शिवपाल के जरिए संदेश भिजवाया। शिवपाल यादव के अखिलेश के साथ करीबी रिश्ते तो है ही, मुलायम के वक्त से आजम खान के साथ भी उनका पुराना रिश्ता रहा है। फिलहाल आजम खान फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। उन्हें और उनके बेटे को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है, लेकिन वो आज भी यूपी में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव और मंत्री संजय निषाद। अब्दुल्ला कोई हरा सकता, आजम खान को कोई हरा सकता है, उनकी पत्नी को कोई हरा सकता है, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद। तो बताओ इन लोगों को
झूठे मुकदमे लगा लगा करके जेल, और कितने कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पुलिस का कर्मचारी हो, छोटे से बड़े लेकर के जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई जब सरकार बनेगी इनको दंडित किया जाएगा। और यहाँ का जिला प्रशासन चाहे कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का कमिश्नर हो, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर कुछ किया, गलत काम अगर किया तो फिर आपके भी हाथ बचेंगे। सरकार थी तब कुछ किया नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आजम खान ने अगर इनकी 4 बार सरकार बनवाई तो कम से कम इतना तो शर्म करना चाहिए कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका जो भी क्रियाकलाप है वो उसको सही कर दिया जाए। सरकार की जमीन से बदल देते, कहीं दूसरी जगह सरकारी जमीन दे देते उस यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की जमीन यूनिवर्सिटी का नाम हो गया होता, पैसा जमा करा देते। समान प्रक्रिया इसकी संवैधानिक। अब आइए आपको बताऊं, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की लड़ाई शुरू हो रही है। ओवैसी चाहते हैं इस बार यूपी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट वो हासिल करें। अखिलेश चाहते हैं, उनका दावा पुराना है, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपा को वोट देते हैं। देखिए जरा क्या कहते हैं आंकड़े। मुस्लिम वोट किसे देगा चोट। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की, वोटर की संख्या लगभग 20% है, 20%। मुस्लिम बहुल सीट उत्तर प्रदेश में 143 है, 143 सीट्स। 2022 में सपा को मुसलमानों का मिला था 79% वोट, 79% वोट सपा को मिला था 22 के विधानसभा चुनाव में। सपा के मुस्लिम विधायक 32 चुनकर गए थे, लेकिन इसके उलट ओवैसी को देखिए जरा। अखिलेश को 79% वोट मुसलमानों का मिला था, ओवैसी को 0.5% मुसलमानों का वोट मिला था, और एक भी सीट नहीं जीते थे असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए यह मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे हैं, सुनिए। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तो ओवैसी ने बातों बातों में सारी बात कह दी, या तो साथ मिलकर लड़ लो और बराबरी की बात करेंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे, बाद में मत रोना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, सावधान पायलट नशेड़ी है। कल हमने आपको बताया था कि जो एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस हुआ था, यानी 300 फीट नीचे चला गया था, उसके पायलट ने गांजा पी रखा था, गांजे के नशे में था और कॉकपिट में बैठा था, फ्लाइट उड़ा रहा था। आज खबर आई कि स्पाइस जेट के प्लेन में देखिए एसी नहीं काम कर रहा था, इतनी गर्मी थी कि हाथ में पेपर लेकर लोग पंखा झल रहे थे। कितना गर्मी है, अबे सब लेडीज भाग रहे हैं। अरे बैठने वाले कहाँ बैठेंगे? बैठो आप, आ जाओ। ये देखिए सफोकेशन से एक महिला का हाल की व्हीलचेयर पर बाहर आना पड़ा। ये तस्वीरें आपने अमूमन पैसेंजर ट्रेन में देखी होंगी। जब ट्रेन कहीं रुक जाती है, पैसेंजर या तो पंखा हिलाने लगते हैं या पेपर आता है तो पेपर हिलाते हैं। वो हाल हो गया प्लेन का। उसके बाद देखिए मुसाफिरों का गुस्सा कि बाहर आकर स्पाइस जेट के खिलाफ वो नारेबाजी करने लगे। बंद करो! बंद करो!
बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइसजेट मुर्दाबाद, 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 स्पाइसजेट मुर्दाबाद, 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 लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइसजेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और उसके बाद देखिए एक और फ्लाइट जो मुंबई से जाने वाली थी दुबई, स्पाइस जेट की, वो भी 24 घंटे, पैसेंजर ने दावा किया कि 24 घंटे से खड़े हैं। हेलो, इसका यही जिंदगी है, कुछ बोलते चलो तब ना समझ में आएगा उसमें। अरे बोलो यार, इसमें बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर इनकी वीडियो बनाया, क्या हो गया तुम ये बताओ। नहीं आएगा, ये समझती नहीं है। फुकट से आ रहे 145 यात्रियों में से किसने सोचा होगा कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो जिस विमान में सवार हैं उसका पायलट गांजे के नशे में है। लेकिन कभी कभी आप जो नहीं सोचते वो हो जाता है। पायलट गांजे के धुएं में डूब जाता है और आपकी जिंदगी को खतरे के आसमान में डुबो देता है। ठीक इसी तरह आपके प्लेन का एसी काम करना बंद कर सकता है और आप घंटों तक बेहाल हो सकते हैं, आपकी सांसें अटक सकती हैं। अब देखिए जरा अलग अलग फ्लाइट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेशक डराने वाली हैं। ऐसा हाल कभी जमाने में ट्रेनों का हुआ करता था, कहीं लेट हो रही है, कहीं पंखा जल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब तो ट्रेनों में भी बंद हो गया। देखिए क्या हुआ फ्लाइट, दिल्ली वाली फ्लाइट की बात है। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यहां देखिए अंदर एसी खराब हो गया, यात्री बेहाल खड़े हैं, केबिन का तापमान इतना बढ़ गया कि सांस तक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से बंद पैक और एसी नहीं चल रहा है। इस फ्लाइट में सवार एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस फ्लाइट को पुणे जाना था और इसमें करीब 150 यात्री सवार थे। फ्लाइट को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से 9:45 पर उड़ना था। इसे रीशेड्यूल किया गया और 10:30 बजे इसमें यात्री सवार हुए। जैसे जैसे यात्री प्लेन में सवार होते गए केबिन में गर्मी बढ़ने लगी। 40-50 मिनट तक सोचिए रनवे पर दौड़ने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ। जब यात्री की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तब टेक ऑफ रोक दिया गया और विमान को वापस बे में ले जाया गया। फ्लाइट रद्द की गई और पैसेंजर 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। बुधवार सुबह यात्रियों को स्पाइस जेट ने दूसरी फ्लाइट से फिर पुणे भेजा। अगली फ्लाइट देखिए चेन्नई। मंगलवार की रात एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की यह फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। लैंडिंग से पहले पायलट को लगा बायां इंजन फेल हो गया है। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को जानकारी दी इस बात की। फिर चेन्नई एयरपोर्ट पर रात 11:29 पर इमरजेंसी घोषित की गई और उसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। इसमें 224 लोग सवार थे। इंजन में आई खराबी के कारणों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगली फ्लाइट देखिए मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री 24 घंटे से ज्यादा फंसे रहे, उनका दावा है। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी जिसे मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भरना था। इसे 11 अगस्त को दोपहर 12:55 के लिए शेड्यूल किया गया। यात्रियों का आरोप है कि इस फ्लाइट का समय कई बार बदला गया, लेकिन कंपनी की ओर से बदलाव की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही कंपनी की ओर से उनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया। और हद तो तब हो गई जब यात्रियों को बुधवार की सुबह फ्लाइट में बिठाया गया, लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले उन्हें प्लेन से वापस उतार दिया गया। कंपनी की ओर से प्लेन में तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया। फिर फ्लाइट को बुधवार की दोपहर 1:30 बजे के लिए शेड्यूल किया गया। सोचिए, जो हजारों रुपए खर्च करके टिकट कराता है, उसके बाद वो कभी पंखा जल रहा है, कभी 24 घंटे इंतजार कर रहा है। ये उस मुसाफिर, उस पैसेंजर के साथ कितना बड़ा मजाक है। सुनिए क्या कह रहे हो पैसेंजर। ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। सब पैसेंजर का ऐसा ही हुआ था, पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, करीबन 150 से ज्यादा लोग होंगे। और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, तो वो महिलाओं को आवाज भी नहीं देने आ रहा था, उनका आवाज भी बाहर नहीं आ रहा था। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए, ब्लोअर्स शुरू किए तो ब्लोअर्स में से गर्म हवा आने लगी
तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था, बहुत पैनिक हो गए लोग। यहाँ ज्यादातर पैसेंजर कल सुबह 7-8 बजे से आए हुए और अभी तक एयरलाइन ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया और अब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने वादे इन्होंने वहाँ पे गेट पे किए थे, प्लेन में किए थे, एक एक वादे से सारे बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे सब यहीं खड़े हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब अगर हमें ये 1:30 बजे ले जाएंगे तो 9:30 और 12:30 वाली फ्लाइट का है, और अगर वो नहीं है तो वो पैसेंजर का है, तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पता ही नहीं है। पर जिन्होंने आज के लिए बुक कर रखी है वो भी ऊपर बैठे होंगे। हम 50 नहीं है, 50 के ऊपर और 50 सब खड़े हैं। ना यहाँ पे कोई पानी की बोतल दे रहा, ना स्पाइसेस का कोई स्टाफ यहाँ पे है, बाकी उनके इनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। पूरे का पूरा पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ है, इधर एक भी एयरलाइंस का स्पेसजेट का स्टाफ नहीं है। वो लोग सब आके खड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी तक स्टाफ नहीं आया। स्टाफ के लिए 3 घंटे से वेट कर रहा है अभी। चलिए, ये तो पंखा झलने तक या लेट होने तक की बात थी, लेकिन एयर इंडिया वाला तो गांजा पीकर एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ा रहा था। और अब इसमें खुलासे और हो रहे हैं। कहा जा रहा है जो गांजे के नशे में था उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो फ्लाइट क्या उड़ाता। देखिए जरा क्या हालात थे उस वक्त जिस वक्त वो फ्लाइट उड़ा रहा था पायलट। गांजा लेकर पायलट ने विमान उड़ाया और पायलट पर कई खुलासे हुए हैं। एयर इंडिया का विमान पहले दिल्ली से फुकट गया। फ्लाइट के दौरान ही पायलट जब बाथरूम गया तो उसने क्रू मेंबर को अपनी सीट पर बिठा दिया और इसी दौरान पायलट ने क्रू मेंबर को किसी बात पर डांटा भी। पायलट ने उसके साथ बेहद खराब व्यवहार किया। क्रू मेंबर बहुत असहज हो गया और सीट संभाल नहीं सका। मामला सुलझाने के लिए पायलट ने बाद में पार्टी रखी। फ्लाइट के बाद क्रू मेंबर को मनाने की कोशिश हुई। उसी फ्लाइट के फुकेट से दिल्ली जाने का वक्त हुआ तो बोर्डिंग में पायलट अजीब और अस्त व्यस्त दिख रहा था जिस वक्त वो विमान में चढ़ रहा था। हवा में विमान 300 फीट नीचे अचानक आ गया। जिस वक्त हादसा हुआ पायलट अपनी सीट पर नहीं था। दावा है कि पायलट कॉकपिट के फर्श पर बैठा हुआ था। क्रू इंचार्ज ने पायलट को वापस सीट पर पहुंचाया और लैंडिंग के बाद पायलट केबिन में पहुंचा। पायलट ने एक पैर में जूते और मोजे तक नहीं पहन रखे थे। हालत यह थी। पायलट ने यात्रियों को वीडियो बनाने से रोका। वहां क्रू भी कह रहा था जो यात्री वीडियो बना रहे थे कि वीडियो मत बनाओ पायलट का। पायलट ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गांजा पीने की औपचारिक शिकायत दर्ज हुई। 2 डोप टेस्ट में पायलट पॉजिटिव आया है। पायलट के नशे में होने से 145 लोगों की जान मुश्किल में थी। अब सियासतदान सवाल उठा रहे हैं इस पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिला, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी गंभीर बात है और डीजीसीए को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के जान से बड़ा कोई थोड़ी होता है सुरक्षा में, और खास तौर से वायु के अंतर्गत जो विभाग है उसमें सुरक्षा बहुत जरूरी है। कितना बड़ा लापरवाही, कितना बड़ा कानून का उल्लंघन इस सरकार के राज में हो। जो यात्री यात्रा करते हैं इस उम्मीद पे करते हैं कि उनकी सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा एयरलाइंस का ध्यान रखेगी, परंतु उसका पायलट ही, वो भी चीफ पायलट, जब नशे में चूर है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। अब देखिए जरा, अब एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि सिर्फ गांजे की वजह से 300 फीट नीचे नहीं आया, सिर्फ गांजे की वजह से दर्जन यात्री जख्मी नहीं हुए, बल्कि उस प्लेन में गड़बड़ी थी। ये देखिए ऊपर आप पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट लिखा हुआ है। मेंटेनेंस पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट, नीचे देखिए फेल्योर मैसेजेस। दावा किया गया कई बार जो प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो फेल हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम, जो प्लेन के पहिए निकलते हैं, विंग्स चलते हैं, ब्रेक्स चलते हैं, सब हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं। दावा हुआ वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया तो प्लेन का बाकी सिस्टम भी फेल हो सकता था। अब आइए आपको बताऊं, टर्बुलेंस नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल का मतलब क्या है। आपको कॉकपिट के अंदर ले आया हूं।
पायलट बैठे थे, सोचिए हाल क्या था विमान का। एयर इंडिया विमान में गड़बड़ी को लेकर कई खुलासे हुए। टर्बुलेंस की वजह से नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से हादसा हुआ। लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास तकनीकी खराबी की रिपोर्ट थी, यानी इस प्लेन में तकनीकी खराबी थी। सुबह 11:14 पर कॉकपिट से निकली मेंटेनेंस रिपोर्ट से खुलासा हुआ, जो मैंने आपको दिखाई। हवा में फेल हो गए थे विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम। ग्रीन, ब्लू, येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए थे। उड़ते प्लेन में ऑटो पायलट भी बंद हो गया था। उड़ान के दौरान बार बार बंद हुआ ऑटो पायलट, या ऑटो पायलट यानी जब बिना पायलट के प्लेन खुद चल सके। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने पर विमान कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग करानी भी मुश्किल हो जाती है। सवाल यह है, जब रिपोर्ट थी तो क्या मामले को दबाया गया? विमान के कई इंडिकेटर स्विच कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। इस दौरान विमान को हवा में झटके लग रहे थे, जिसके बाद विमान अचानक करीब 300 फीट के नीचे आ गया। हवा में विमान के दरवाजे भी गड़बड़ी देखी गई। उसमें इंजन 1 के एंटी-आइस सिस्टम में भी खराबी दर्ज की गई। एंटी-आइस सिस्टम होता है विमान के सतह पर बर्फ जमने से रोकता है। बादलों या नमी के बीच विमान में बर्फ जमा होने का खतरा रहता है, और अगर एंटी-आइस सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर बर्फ जम सकती है। तो क्या सब कुछ जानते हुए एयर इंडिया ने गलत बयान दिया? बिन सब कुछ जानते हुए कह दिया वो टर्बुलेंस था, एयर टर्बुलेंस, यानी मौसम खराब था इसलिए 300 फीट नीचे आ गया। विमान में तकनीकी खराबी का जिक्र तक नहीं किया एयर इंडिया ने। अब जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है, और पूरी जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। फ्रांस की एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि तकनीकी गड़बड़ी पर झूठ क्यों बोला गया। यह सवाल यह भी है, क्या पैसेंजर को ऐसे ही समझा जाता है कि उसे कुछ भी बोल दो, उसको समझ नहीं है फ्लाइट की, प्लेन की, कह दिया गया कि मौसम खराब था इसलिए इस तरह की खराबी आ गई है, जानते हुए कि उसमें तकनीकी खराबी है। सुनिए सियासतदानों। तो है गांजा पी लिया था और पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं था, वरना तो बस जिंदगी और मौत के बीच फासला नहीं रह गया था और लोग चोटिल भी हुए हैं। तो ऐसे पायलट को तो इस लाइसेंस हमेशा के लिए छीन लेना चाहिए। अब देखिए कितने लोगों की जान एक पायलट के हाथ में थी। अभी नोएडा में कल आपने विजुअल्स देखे होंगे कि 11,600 करोड़ की लागत से अभी 26 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। वहाँ घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हैं, पुल्स हैं, वो सब धंस रहे हैं। तो हर चीज में यहाँ भ्रष्टाचार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले अब अपने लोगों को खिला रहे हैं और उनके मार्फत खा भी रहे हैं। देखिए, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाना ये एक गंभीर प्रश्न है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ऐसी चूक हो सकती है, ये कई तरह के सवाल खड़े करने वाली बात है। ऐसे डोप टेस्ट और मॉनिटरिंग नियमित होने चाहिए, इसको डीजीसीए को सुनिश्चित करना चाहिए। तो जब इसी तरीके से जांचों में लीपापोती होगी, सरकार उसे दबाने का कोशिश करेगी, तो घटनाएं तो इस तरीके से होना लाजमी ही है। अब सरकार जनता की कितनी कीमत समझती है, जनता के जान की कितनी कीमत समझती है, ये सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए, पायलट्स पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पायलट्स निशाने पर हैं, लेकिन आपको बताऊं, प्लेन उड़ाया अगर पायलट ने तो उसे कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहले है ब्रीथ एनालाइजर। पायलट और क्रू मेंबर के लिए बेहद जरूरी होता है ये टेस्ट। अल्कोहल यानी शराब की जांच के लिए मशीन से फूंक मारना होता है। नियम के मुताबिक टेस्ट की रीडिंग 0.000 होनी चाहिए। इसके अलावा है डोप ड्रग टेस्ट। पायलट के यूरिन या ब्लड सैंपल की जांच की जाती है ताकि गांजा, कोकीन जैसे पदार्थों का पता चल सके। प्रक्रिया में सैंपल को 2 अलग अलग कंटेनरों में रखा जाता है। पहले सैंपल की जांच होती है, अगर रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो पायलट को ड्यूटी से हटाकर दूसरा टेस्ट कराया जाता है। कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट, शुरुआती ड्रग टेस्ट नॉन नेगेटिव रहा तो दूसरी जांच होगी। यह भी देखा जाता है कि किसी डॉक्टर की बताई दवा तो नहीं ली गई है। नियमों के तहत हर साल 10% फ्लाइट क्रू का रैंडम अचानक ड्रग टेस्ट कर लिया जाता है।
मेडिकल फिटनेस टेस्ट, पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता की जांच होती है। तय मेडिकल नियमों के हिसाब से मानसिक फिटनेस भी जांचा जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट, उड़ान के बाद भी पायलट और क्रू का ब्रीथ एनालाइजर होता है और जिससे यह पता लगे कि ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन तो नहीं हुआ। फिटनेस और थकान की जांच होती है। पायलट को पर्याप्त आराम और नींद मिलना बहुत जरूरी है। डीजीसीए ड्यूटी और आराम के समय को कंट्रोल करता है। टेस्ट से इनकार किया यानी पायलट इनकार भी कर सकता है क्या? पहली बार इनकार पर ड्यूटी से हटाया जाता है, फिर 48 घंटे के भीतर टेस्ट कराना जरूरी होता है। नियमों को दोबारा उल्लंघन तो फिर लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट। वो टेस्ट है, बड़ा सीरियस टेस्ट है पर बड़ा रिलायबल भी है। यूरिन का सैंपल लिया जाता है, 2 सैंपल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक को एक बारी भेजते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर उसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब इसमें पॉजिटिव होना और कंफर्मेटरी होने में बहुत सारी स्टेजें हैं। पहली यह है कि क्या वो कंजम्पशन से हुआ है या किसी मेडिसिन से हुआ है या कोई मेडिकेशन चल रही है उससे हुआ है। और आइए अब आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं प्लेन की, फ्लाइट की। दूसरी तरफ एयरपोर्ट का हाल देखिए, जो एक तस्वीर आई पहली बारिश के बाद। करोड़ों का एयरपोर्ट बारिश नहीं झेल पाया। पहली तस्वीर देखिए जरा, एयरपोर्ट की जो तस्वीर आई है, जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर। अखिलेश यादव ने इस पर हमला किया। देखिए झमाझम बारिश के बाद नए बने एयरपोर्ट का हाल। एक और तस्वीर सामने आई कि कैसे वाइपर से पानी को सूता जा रहा है, हटाया जा रहा है। एस्केलेटर तक पहुंच गया था पानी। अब देखिए कैसे पानी भर गया जो हजारों करोड़ का एयरपोर्ट है। नोएडा में भारी बारिश के बाद जेवर एयरपोर्ट पर पानी भर गया। हाल यह हुआ कि टर्मिनल और पार्किंग एरिया में जलभराव हो गया। टर्मिनल को पार्किंग एरिया से जोड़ने वाला रास्ता भी जलमग्न था। दावा है कि 30 मिनट से भी कम समय में पानी निकाल लिया गया, लेकिन इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग कई सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम की नाकामी की वजह से विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करोड़ों की लागत से बना है। इसके पहले चरण में ही 11,200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एयरपोर्ट के सभी फेज को मिलाकर लागत करीब 30,000 करोड़ होगी। और बड़ी बात यह है कि 6 महीने पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 2 महीने पहले यानी 15 जून को एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू हुई। फिलहाल एयरपोर्ट का एक रनवे, एक टर्मिनल पूरी तरह से ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट की मौजूदा क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों की है। जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से साल 2040 से 2050 तक तैयार होगा। दावा है तब हवाई अड्डे की क्षमता सालाना 7 करोड़ पर होगी। अब एयरपोर्ट में पानी भर गया। एयरपोर्ट यूपी के जेवर में है, तो अखिलेश यादव सुनिए क्या कह रहे हैं। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो अखिलेश को सुना आपने क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी बारिश हो रही है। राजस्थान से देखिए तस्वीर आई है, बूंदी से तस्वीर है। तेज धार में बाइक बह गई। अगली तस्वीर देखिए सहारनपुर से है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां स्कॉर्पियो फंस गई है और उसके बाद लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कॉर्पियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए खंडवा से एक तस्वीर आई है, वहां स्कॉर्पियो फंसी थी, यहां बीच में ट्रक फंस गया है। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा ट्रक छोड़कर भागे या ट्रक निकाल कर जाए।
विदिशा से आई है, मध्य प्रदेश के विदिशा, जहां मंदिर आपको दिख रहे हैं, मंदिर डूब गए हैं विदिशा में। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि आधे आधे मंदिर, कुछ मंदिर पूरे डूब चुके हैं। और यही हाल देखिए उत्तर प्रदेश के बनारस का है। काशी की तस्वीर देखिए, घाट डूब गए हैं, सीढ़ियों तक गंगा का पानी आ गया है। और आइए, मॉनसून के बाद अब बात मॉनसून सत्र की। सिर्फ एक दिन बाकी है सत्र में, और देखिए पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा था। आज प्रदर्शन हो रहा था, सांसद मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब दें। और उसके बाद आज गृह मंत्री पहली बार बोले। उन्होंने कहा वो सदन में आकर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन सुनने की भी हिम्मत हो। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। किसी भी गृह मंत्री ने देखिए बाकायदा चिट्ठी लिखी स्पीकर को। ये वो चिट्ठी है, आदरणीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री की चिट्ठी है। नीचे देखिए लिखा हुआ है, सबसे नीचे आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें, ताकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य मत एवं विचार प्रस्तुत कर सकें। यानी गृह मंत्री खुद सदन में बोलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ देखिए आज सदन में क्या हो रहा था। आज विपक्ष हंगामा कर रहा था, तब रिजिजू जवाब दे रहे थे। नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हो, उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहा है। गृह मंत्री ने कहा संसद में हंगामे के बीच पत्र लिखा, जो मैंने आपको दिखाया। शाह ने कहा स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें। ओम बिरला को लिखे लेटर में कहा कि वो सदन में रहेंगे। इससे पहले शाह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष पर सदन को चलने न देने का आरोप लगाया। दरअसल विपक्ष अमित शाह से लाठीचार्ज पर जवाब मांग रहा है। इसको लेकर हर दिन संसद में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह के बयान पर उसी मांग को दोहराया। राहुल ने पूछा जंतर मंतर पर छात्रों पर हमले कैसे हुए, ऑर्डर आखिर किसने दिया, अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो फिर इस्तीफा दें। राहुल ने कहा हमें सदन में उनका लेक्चर नहीं सुनना है। किरण रिजिजू ने कहा 30 साल से सदन में ऐसा विपक्ष नहीं देखा। गृह मंत्री ने खुद स्पीकर को इसको लेकर पत्र लिखा है। कांग्रेस के सांसद केवल तख्तियां और नारे लगा रहे हैं। सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है इस चर्चा से। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पता भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार
चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ संसद में झारखंड को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा था। झारखंड में भी छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं और रांची मुद्दे पर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था। गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में सीबीआई जांच। दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा यह हुआ, ये जेपीएससी पेपर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पेपर लीक का अभय तिवारी नाम है इसका। इसे सीआईडी ने पकड़ा है। सीआईडी अभय तिवारी से पूछताछ कर रही और अभय तिवारी से पूछताछ में देखिए जो सामने निकलकर सामने आया है वो रेट लिस्ट सामने निकलकर सामने आई है कि कौन सी नौकरी कितने रुपए में लग रही थी। अब आपको बताऊं कि अभय ने क्या सीआईडी के सामने कबूल किया है कि पैसा लेकर वो नौकरी दिलवाता था। पूरी रेट लिस्ट सामने आई है। जेपीएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने खुलासा किया, सीआईडी पूछताछ में पैसे लेकर परीक्षा पास कराने की बात कबूली है। 100 छात्रों से पैसा लेने का सनसनीखेज दावा किया है। जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में भी 50 से ज्यादा छात्रों से पैसे लिए। सीआईडी पूछताछ में अभय ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन का नाम लिया। तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते को करीब 2 करोड़ देने का दावा किया है। आउटसोर्सिंग कंपनी टीडीपीएल को जेपीएससी में काम दिलाने के नाम पर यह पैसे दिए। प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए करीब 5 लाख रुपए लेने का दावा है। मुख्य परीक्षा पास कराने के लिए छात्रों से 10 लाख मांगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए 40 से 60 लाख रुपए लिए जाते थे। अभय तिवारी को लेकर एक और खुलासा हुआ। अभय तिवारी के परिवार और करीबियों के बीएसओ होने का दावा है। छात्रों ने पोस्टर में अभय के परिवार के सरकारी नौकरी में होने का दावा किया। इसमें साला, भतीजा, भाभी सबको बीएसओ बताया है। अभय तिवारी खुद जेएसएससी सीजेएल में बीएसओ के पद पर चयनित हुआ। रैंक 1 अभय तिवारी, रैंक 3 अभय तिवारी का भाई, रैंक 4 अभय तिवारी की भाभी, रैंक 5 अभय तिवारी की साली। इसमें अभय के कई और रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी के सामने अब 150 से ज्यादा फर्जी नौकरी के केस हैं। इसमें यह पता लगाना होगा कि इनसे पैसे लिए गए। वहीं अभय के परिवार ने इन आरोपों को खारिज किया है। अभय की माताजी ने कहा बेटा बचपन से बहुत मेहनती रहा। मां ने कहा वो नौकरी करता है, बस इतना ही पता है। सुनिए अभय की माताजी क्या कह रही हैं और पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत मेहनती था। बाबू मेरा आते थे स्कूल से। उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ होता? पढ़ाई लिखाई शिशु मंदिर में होता था। मेरा बेटा जॉब करता है, वो हमको पता है। जो जाने दो मेहनती वाला लड़का को सफल हुआ है। आज थोड़े दिन के बाद सुने जो बेटा को पकड़ा गया है। इस गिरफ्तारी की लगभग 2-3 घंटा पहले और एक रात पहले ब्लॉक के कुछ पदाधिकारी आए थे उसके यहाँ कि ऐसी बात है, सीआईडी वाले आपके पास आ रहे हैं। ये जवान पूरा अकड़ के साथ बोला कि हमको कोई दिक्कत नहीं है इस कार्य में। ऊपर से नीचे तक लोग संलिप्त हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हम तो एक छोटा सा प्यादा है। कि बताइए ये आदमी कितना बड़ा बात बोलता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बात राम मंदिर की करेंगे। राम मंदिर का सीईओ कौन, ये आपको बताऊं। अब इस पर ही बात हो रही है। खबर यह है कि आखिर सीईओ को लेकर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। सीईओ पहुंचने लगे इंटरव्यू देने के लिए, यानी जो उम्मीदवार हैं, ये आप देख रहे हैं राम मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं गाड़ियों का काफिला। ये सब इंटरव्यू देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे होगा चयन, कैसे चुना जाएगा सीईओ। राम मंदिर के सीईओ पद के इंटरव्यू का आज दूसरा दिन था। उम्मीदवारों को परखने के लिए एक एक पहलू पर सवाल हो रहे हैं। सीवी में दिए डिटेल्स के अलावा भी कई सवाल किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों से प्रबंधन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इस इंटरव्यू के फाइनल राउंड के लिए 18 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हर उम्मीदवार का इंटरव्यू 40 से 50 मिनट चल रहा है। इसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी, धार्मिक क्षेत्र का अनुभव पूछा जा रहा है।
दावा है कि पहले दिन 8 पूर्व अफसरों ने सीईओ का इंटरव्यू दिया था। इनमें 3 पूर्व आईएएस, 1 आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अफसर शामिल हैं। अभी सीईओ को चुनने वाले इंटरव्यू कमेटी में 3 लोग शामिल हैं। इसमें रिटायर्ड जस्टिस, पूर्व वैज्ञानिक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। आखिर में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सवाल जवाब किए जाएंगे। सीईओ चयन की प्रक्रिया चल रही है, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। चयन प्रक्रिया और चयन में पूछे गए सवालात साक्षात्कार में वो संविधान के प्रेम्बिल के अगेंस्ट है। स्टेट के लोग तो बड़ी मछली को बचा रहे हैं, छोटी मछली को फंसा रहे हैं। अब देखिए जरा कि राम मंदिर के सीईओ की सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, कैसे चुना जाएगा सीईओ। तो कुल आवेदन जो आए हैं 5300 आए हैं। 5300 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और 5300 लोगों से 34 सवालों के जवाब मांगे गए थे। इनमें से 18 कैंडिडेट पद के योग्य पाए गए। अब शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार इसमें कितने होंगे? सिर्फ 18। 5300 में से 18 चुने जाएंगे। 18 लोगों का इंटरव्यू 4 दिन तक चलेगा और दावा है कि आज 6 लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके बाद 18 में से चुने जाएंगे सिर्फ 3। राम मंदिर ट्रस्ट 3 लोगों का इंटरव्यू लेगी। 3 में से सिर्फ एक शख्स चुना जाएगा सीईओ। सीईओ की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। कामकाज के आधार पर कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। यह है सीईओ चुनने की प्रक्रिया और ऐसे सीईओ चुना जाएगा। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की, देखते हैं क्या है खास। एक साल में 50 दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन 50 साल तक एक ही से दोस्ती निभाना यह बड़ी भी है और खास बात भी है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसे खून के रिश्तों से भी ऊपर रखा जाता है, क्योंकि सच्चा दोस्त वो होता है जो बिना कहे आपकी भावनाओं को समझ जाता है और सुख दुख हर हाल में आपका चट्टान की तरह साथ निभाता है। सच्चे दोस्त पहचानने का बड़ा फंडा आपको बताते हैं। बिना शर्त स्वीकार करना। जो सच्चा दोस्त होगा वो आपकी कमियां और खूबियां दोनों के साथ आपको अपनाएगा। मुश्किल वक्त में साथ देना। संकट में चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, पर सच्चा दोस्त हमेशा साथ खड़ा रहता है और आपको ईमानदार राय देना। एक सच्चा दोस्त कभी झूठी तारीफ नहीं करता। वो गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय खुलकर आपकी कमियां आपको बताता है। सफलता का जश्न। वो आपकी कामयाबी से जलते नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं। तो दोस्ती को लेकर लाइफ का फंडा यह है कि सच्चे दोस्त बनाइए और सच्चे दोस्त बनिए, क्योंकि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर हो सकता है। बहरहाल अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।